स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम लोग आप सभी के साथ आपका जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या फिर कहें कि एक अध्याय है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं जिसे यहां पर लिखा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी एक देश के बारे में जिसे हम लोग कह रहे हैं रूस। क्या कह रहे हैं दोस्तों? रूस। अपनी जो पहली की क्लास हुई थी यानी कि इससे पहला जो चैप्टर हमने किया था दोस्तों, उसके अंदर हमने आप सभी के साथ क्रांति इस शब्द के अर्थ को समझा था और आप सभी को यहां तक तो पता चल गया है कि क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों। क्रांति शब्द का मतलब होता है परिवर्तन या फिर हम लोग कह सकते हैं बदलाव। क्या कह सकते हैं? बदलाव। किस तरीके का परिवर्तन या फिर बदलाव? आप देखते हैं कि जब किसी देश के अंदर रहने वाली जनता अपने शासक से परेशान होती है और जब वो क्या करती है, अपने शासक यानी कि राजा को या फिर नेता को हटाने की कोशिश करती है, इसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने, आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति की पूरी कहानी को देखा था और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हम लोग एक नए देश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे रूस की क्रांति के बारे में कहा जा रहा है। तो रूस की क्रांति या फिर रूसी क्रांति का मतलब क्या होगा कि रूस में जो राजा रहा था या फिर रूस का जो शासक था उसे हटाने की कोशिश जनता ने करी। अब शासक को हटाया जा रहा है, इसका मतलब होगा कि जरूर उस राजा ने कुछ गलत काम किया होगा जिससे जनता परेशान रही होगी। जी हाँ, जो वो राजा था जिसका नाम था, जो हम आपको आगे बताएंगे, है ना, सस्पेंस बनाकर रखते हैं। हम क्या देखते हैं कि रूस के अंदर आप देखते हैं कि एक राजा हुआ करता था, जनता उससे बहुत ज्यादा परेशान थी और जनता उसके खिलाफ जाकर क्रांति करती है। अच्छा, रूस के अंदर आप देखते हैं कि ये जो जनता राजा के खिलाफ जाकर क्रांति करती है तो जनता के दिमाग में आप देखते हैं कि राजा को हटाकर एक नए प्रकार से देश को चलाने का तरीका आता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग समाजवाद कहते हैं। अब ये समाजवाद क्या है और ये समाजवाद रूस के अंदर क्या करेगा दोस्तों? कैसे क्रांति को बढ़ाता है और रूस की जनता कैसे क्या करती है, अपनी गलियों में आ जाती है, सड़कों पर आ जाती है और रूस के राजा को हटाने की कोशिश करती है। इसको हमारी आज की इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर, आप देखें इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, शुरुआत है इस चैप्टर की और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम इस चैप्टर की पूरी कहानी आप सभी के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। क्रांति का मतलब आप सभी को पता है और यहाँ पर हम लोग रूस की क्रांति, इसका मतलब रूस में हुए परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहां की जनता ने अपने राजा को हटाया और अपने देश में बड़ा परिवर्तन या फिर बदलाव लाने की कोशिश की। अभी डिस्कशन करते हैं दोस्तों आपके साथ सबसे पहले कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ मुख्य तौर पर देखेंगे कि जो रूस के लोग थे ना, रूस है ना, जब वहां पर आप लोग देखते हैं कि क्रांति होती है और क्रांति होने से पहले का जो समय था रूस के अंदर, अगर आप लोग देखें जो क्रांति होती है और क्रांति से पहले का जो समय था, वहां पर जो रूसी समाज था वो आपको अलग अलग रूपों में बटा हुआ दिखा था, है ना। जैसे आपको याद होगा फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। रूस के अंदर ये स्टेट वाला सिस्टम नहीं था। रूस के अंदर जो लोग थे वो अलग प्रकार की विचारधारा को मानते थे। विचारधारा का मतलब कि वो अलग अलग प्रकार की सोचों को माना करते थे। कुछ लोगों को वहां पर लिबरल या फिर उदारवादी कहा गया। ये लिबरल या फिर उदारवादी क्या है इनको बताएंगे। फिर हम लोग रेडिकल लोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी लोग कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये जो आपका रूस का औद्योगिक समाज था ये कैसे आगे आता है और फिर ये रूस की क्रांति में क्या योगदान देता है उसे देखेंगे और फिर रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, राजा कौन था, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसने कौन से काम किए जिसकी वजह से जनता उसे हटाने की कोशिश करती है। तो मुख्य तौर पर डिस्कस करेंगे कि क्रांति से पहले रूस के अंदर किस प्रकार की विचारधारा या फिर सोच को मानने वाले लोग रहा करते थे। मुख्य तौर पर 3 प्रकार की सोचों को मानने वाले लोग थे। लिबरल हुआ करते थे, रेडिकल हुआ करते थे, कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी। और जो रूस का समाज था वो एक औद्योगिक समाज माना जा रहा था। रूस के अंदर वहां का जो शासक था वो कुछ गलत काम करता है जिसकी वजह से रूस की जनता क्रांति करती है। उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे
और अपने सामने किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट नहीं आने देंगे। हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से रूस की क्रांति और रूस की क्रांति के समय जो वहां के लोग थे वो किस प्रकार की सोच रख रहे थे और ये क्रांति क्यों शुरू हुई, क्यों जो वहां की जनता थी वो राजा के खिलाफ गई और अपने ही राजा को परिवर्तित करने की कोशिश की, इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आने देना है। सबसे पहला सवाल अगर हम लोग यहां पर देखें दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि लिबरल लोग कौन थे। लिबरल लोगों को इंग्लिश में हम लिबरल कह रहे हैं, हिंदी में इनको हम लोग उदारवादी कहते हैं। देखिए, रूस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, रूस के समाज में कई ऐसे लोग थे जो क्या चाहते थे, जो वहां पर बदलाव लाना चाहते थे। रूस के अंदर कुछ ऐसे नियम बने हुए थे जिससे वहां की जो जनता थी वो परेशान थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि ये जो नियम है, ये जो तरीके हैं, ये जो कानून है ना, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो रूस के अंदर वो लोग जो परिवर्तन करना चाहते थे, जो बदलाव लाना चाहते थे, उन्हीं को क्या कहा गया दोस्तों, उन्हीं को लिबरल या फिर उदारवादी कहा गया। अच्छा, ये जो उदारवादी लोग थे ना, ये कहते थे कि भाई धर्म का सम्मान होना चाहिए, कि जितने भी धर्म है हमारे इलाके के अंदर, हमारे रूस के अंदर, उन सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, है ना। तो आप देखते थे कि रूस के जो उदारवादी लोग थे उनका ये मानना था कि मुख्य तौर पर जितने भी धर्म है उनका सम्मान होना चाहिए। और उनका ये मानना था कि जो जन्म के आधार पर क्या होता है बच्चों, अधिकार मिलते हैं। रूस के अंदर ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो जाता था, राजा के घर में पैदा हो जाता था, तो आप देखते थे कि उसको ज्यादा अधिकार मिला करते थे। उदारवादियों का यह कहना था कि हर धर्म का सम्मान हो और उसी के साथ साथ कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे घर में पैदा हो जाता है तो उसको ज्यादा अधिकार मिलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए अधिकार समान होने चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था बच्चों, इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार हो, इसकी उन्होंने वकालत की थी। वकालत का मतलब कि उदारवादी ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति के समान अधिकार हो। अब चाहे कोई अमीर घर में पैदा हो या फिर गरीब घर में पैदा हो, रूस के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा, ये लोग क्या चाहते थे बच्चों, ये चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक सरकार हो। इन्होंने ये देखा था, जितने भी उदारवादी लोग थे, कि रूस के अंदर राजतंत्र था या फिर यहां पर राजा का राज था। इन्हें ये राजतंत्र पसंद नहीं था, ये राजतंत्र हटाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, हर धर्म का ये सम्मान करते थे, हर नागरिक को समान अधिकारों की बात करते थे। और ये एक लोकतांत्रिक सरकार की जनता अपने में से ही कुछ नेता लोगों को चुनेगी और ये देश को चलाएंगे, इसका समर्थन आप देखते थे कि ये लिबरल या फिर उदारवादी लोग किया करते थे, है ना। इसी के साथ साथ ये जो आपके लिबरल लोग थे, इनकी कुछ और भी सोच थी। वो क्या थी, चलिए देखते हैं। लिबरल लोगों का यह भी मानना था कि भैया देश के अंदर सरकार हो, वो देश की जनता क्या करे, देश की जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुनेगी और ये जो चुने हुए लोग होंगे ये देश को चलाएंगे। और इसी के साथ साथ देश में ना एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। जैसे आप हमारे देश भारत में देखते हैं, हमारे देश में भी हम क्या करते हैं, अपने में से ही कुछ नेता लोगों को चुनते हैं और हमारे देश के अंदर भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये जो नेता लोग हैं हमारे देश में, ये हमारे कोर्ट को, हमारी न्यायपालिका को दबा नहीं सकते। तो आप देखते हैं कि रूस के अंदर भी जो उदारवादी लोग रहे थे, जो उदारवादी विचारधारा को मानते थे, जो लिबरल लोग थे, उनका यह मानना था कि हर धर्म का सम्मान हो, देश में लोकतंत्र को लाया जाए, देश में राजतंत्र को समाप्त किया जाए। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो देश के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका को लेकर आ रहे थे, है ना। लेकिन एक बात आपको देखनी होगी कि लिबरल लोगों के लिए क्या था बच्चों, कुछ विचार लोकतांत्रिक नहीं थे, है ना। ये पूरे तौर पर लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते थे। सरकार तो ये लोकतांत्रिक चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जहां पर आप लोग देखते थे कि लिबरल लोग लोकतंत्र का समर्थन कहीं ना कहीं आपको करते हुए नहीं दिखते थे। वो क्या कहते थे, इनका ये मानना था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कि भैया रूस के अंदर क्या है कि रूस के अंदर अगर सरकार होगी, रूस के अंदर अगर ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र से चुनाव होकर सरकार होगी, तो इनका ये मानना था कि हम सबको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। लिबरल लोगों की ये सोच रही थी, रूस के अंदर ये समर्थन तो कर रहे थे कि राजतंत्र को हटाया जाए, देश में लोकतंत्र को लाया जाए, लेकिन ये पूरे तौर पर लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। इनका यह कहना था कि हम सबको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हम सबको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। इनका मानना था कि सिर्फ पुरुषों को ही, और पुरुषों में भी उनको ही वोट देने का अधिकार मिलेगा जिनके पास संपत्ति है। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक समाज था, समाज का एक समूह था जिन्हें लिबरल कहा गया, जो बदलाव लाना चाहते थे और ये किस प्रकार की सोच रखा करते थे, और उदारवादी इनको क्यों कहा गया वो हमने देखा। ये वो लोग हैं जो रूस के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। लिबरलों के बारे में हमने पढ़ा, उदारवादियों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक शब्द है जिसको हम लोग कह रहे हैं रेडिकल।
लिबरल लोग तो भाई बदलाव लाने के समर्थक थे, सब धर्मों का सम्मान कर रहे थे। अब ये रेडिकल लोग कौन होते हैं, रेडिकल लोग किस विचारधारा को मानते थे, इनकी सोच क्या थी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते थे कि ये जो रेडिकल थे ना, रेडिकल ये लिबरल लोगों से थोड़े अलग थे, है ना। ये जो आपके क्या है रेडिकल लोग थे, ये बहुत ज्यादा आपको क्या दिख रहे थे बच्चों, अलग दिख रहे थे। रेडिकल जो लोग थे ये क्या कहते थे बच्चों, ये महिलाओं के लिए भी मताधिकार का समर्थन करते थे। आपको याद होगा उदारवादी लोग क्या कह रहे थे, पीछे देखा आपने, उदारवादी कह रहे हैं कि हाँ वोट देने का अधिकार तो मिले लेकिन सबको नहीं मिले, सिर्फ पुरुषों को मिले। किसको मिले, सिर्फ पुरुषों को मिले, महिलाओं को नहीं मिले। लेकिन जो आपके रेडिकल लोग हैं ये कह रहे थे कि जो चुनाव हो, अगर देश के अंदर लोकतंत्र हो तो देश के अंदर जो लोकतंत्र होगा उसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसके आप देखते थे कि मुख्य तौर पर जो रेडिकल लोग थे वो समर्थक हुआ करते थे। अच्छा, ये लोग खिलाफ थे, जितने भी रेडिकल लोग थे ना, ये रूस के अंदर रहने वाले जितने भी बड़े बड़े जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे, इन फैक्ट्री मालिकों को जो रूस के अंदर रहा करते थे और उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे जिन्हें जमींदार कहा गया, ये जनता से जबरदस्ती काम कराते थे। तो रेडिकल लोगों ने कहा था कि ये जो जबरदस्ती काम कराते हैं, ये जो रूस के लोगों का शोषण करते हैं, इनको हटाना चाहिए। रेडिकल लोगों की ये भी कुछ मांगे थी। उसी के साथ साथ देखते थे कि ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे। निजी संपत्ति का मतलब है कि किसी व्यक्ति की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखें कि ये जो पेन है ये मेरा निजी पेन है, ये मेरा अपना पेन है। ये चश्मा जो है ये मेरा निजी संपत्ति है, यानी कि ये मेरा अपना चश्मा है ना। अब आपके जो अपने सामान है, जैसे कपड़ा हुआ, आपके जूते हुए, ये तो आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो आपकी जमीन है, रेडिकल लोगों का ये मानना था कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। वो अपनी जो क्या था जरूरतें थी उससे ज्यादा जमीनों पर कब्जा करा हुआ था। तो रूस के अंदर ये जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करा हुआ था और गरीबों की जमीनों को छीन लिया था। तो रेडिकल लोग इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि निजी संपत्ति रखी जाए। ये निजी संपत्ति को हटाना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि देश की पूरी प्रॉपर्टी हो, देश की पूरी प्रॉपर्टी, और ये सब में बराबर से बटे, है ना। और ये देश की जो संपत्ति जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी, उसके बहुत ज्यादा आपको क्या दिखते थे, विरोधी दिखते थे। तो अब तक हमने रूस के अंदर दो प्रकार की विचारधाराओं के ग्रुपों को पढ़ा। हमने एक तरफ उदारवादियों के बारे में देखा और उसी के साथ साथ फिर हमने रेडिकल लोग क्या थे और रेडिकल लोगों की क्या सोच रूस में रही थी उसको जाना। आगे बढ़ते हुए अब यहां पर एक और प्रकार का हमारा क्या है बच्चों, ग्रुप है जो आपको दिखता है कि रूस के अंदर था, और ये भी जो लोग थे ये रूस के अंदर रहा करते थे। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्त, इन्हें हम लोग इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहते हैं, हिंदी में इनको रूढ़िवादी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रूढ़िवादी। अब ये रूढ़िवादी कौन है और ये कंजर्वेटिव कौन है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा, उदारवादी ये बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सबको अधिकार नहीं दे रहे थे। उदारवादी सिर्फ पुरुषों को दे रहे थे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे, सर्वधर्मों का सम्मान कर रहे थे। रेडिकल वाले कह रहे थे कि हम सबको सम्मान देंगे, सबका अधिकार देंगे, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देंगे और निजी संपत्ति खत्म कर देंगे। ये रेडिकल, यहां पर हम बात करेंगे कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी लोगों की। आप देखते थे कि ये जो रूढ़िवादी लोग थे ना, रूढ़िवादी लोग ये ऐसी सोच को रखा करते थे। रूढ़िवादी लोग उनको कहा जाता था रूस के अंदर, जो मुख्य तौर पर ये कहते थे कि जो पुराना तरीका है ना भैया वही बढ़िया है, बदलने की क्या जरूरत है, जो ये राजा का राज है ना वैसा ही रहने दो, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है ना। आप देखते हैं कि रूढ़िवादी लोग रूस के अंदर उन्हें कहा जाता था जो पुराने तरीके से देश को चलाया जा रहा था, जो राजतंत्र को समर्थन करते थे, जो राजा के शासन में अपने आप को पसंद करते थे, उनको रूढ़िवादी या फिर कंजर्वेटिव कहा गया। जब आप देखते हैं कि सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई थी, तो फ्रांस की क्रांति के बाद ये जो रूढ़िवादी लोग थे इनको समझ में आया कि भाई बदलना होगा। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो जैसे फ्रांस के अंदर वहां के राजा को हटा दिया था और वहां के गरीब लोगों ने बदलाव कर दिया था, रूस के अंदर भी बदलाव हो सकता है। तो फ्रांस की क्रांति के बाद आप देखते हैं कि रूस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो रूढ़िवादी लोग थे इनकी थोड़ी सोच बदली। इन्होंने कहा कि हाँ अगर बदलाव होना चाहिए ना तो किया जा सकता है। शुरुआत में अगर रूढ़िवादी लोगों को आप देखते थे तो ये रूढ़िवादी लोग बदलाव को पसंद ही नहीं करते थे। अगर कोई कहे कि राजा को हटा दो तो ये उस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब 1789 में क्रांति हुई फ्रांस की, तो इसके बाद रूढ़िवादियों को समझ में आया, जो रूढ़िवादी सोच रखते थे कि भाई बदलाव तो नियम है सृष्टि का, और इन्होंने कहा कि हाँ अगर बदलाव करना है तो कर लो, लेकिन बदलाव की जो गति हो ना वो थोड़ी धीरे धीरे होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि चुटकी बजाई और कल से ही राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र को ले आए। तो आप देखते थे कि जो रूढ़िवादी लोग थे ये तैयार हो गए थे कि हाँ, बदलाव करा जा सकता है, लेकिन जो बदलाव की गति हो वो थोड़ी धीमी होनी चाहिए, और जो पुरानी संस्था है ना, जो राजा है, राजतंत्र है, उनका सम्मान भी होना चाहिए। ये आप देखते थे कि ये रूढ़िवादी लोगों की सोच हुआ करती थी। अब तक हमने सबसे पहले यह समझा कि जो रूस का समाज था उसके अंदर जो लोग रह रहे थे वो किस प्रकार की सोच को रखा करते थे, और हमने यहां पर 3 प्रकार की सोच वाले ग्रुप को देखा। हमने उदारवादियों के बारे में पढ़ा, हमने यहां पर रेडिकल लोगों के बारे में पढ़ा, और उसी के साथ साथ फिर हमने कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी लोगों के बारे में जाना। अब आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे औद्योगिक समाज के बारे में। उद्योग का मतलब क्या होता है दोस्तों? उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्रियों का बनना, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर कारखानों का बनना। अब ये जो फैक्ट्रियां बनती हैं, ये जो कारखाने बनते हैं, ये किस प्रारूप में बनते हैं और ये कैसे रूस की क्रांति से संबंधित हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि ये जो औद्योगिकरण का जो समाज था, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। आप क्या देखते हैं कि रूस के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो रूस था वहां पर आप लोग देखते हैं कि अधिकतर जो लोग थे वो मुख्य तौर पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, उनका उद्योगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बड़ी संख्या में जो लोग थे, है ना, रूस के अंदर जो बड़ी संख्या में वहां की जनसंख्या थी वो कारखानों में काम किया करती थी, और आप देखते थे कि उन्हें दिन के हिसाब से क्या थे बच्चों, काम के घंटे उनके लंबे थे, है ना। क्या किया जाता था कि रूस की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो कारखानों में काम कर रही थी। क्रांति से पहले की बात हो रही है। और इसके अंदर आप लोग ये देखते हैं कि ये लंबे लंबे, यानी कि आप देखते हैं 13-13, 14-14, 15-15 घंटे इनको काम कराया जाता था, और इनको जो मजदूरी मिला करती थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो रूस की अधिकतर जनसंख्या फैक्ट्री में काम कर रही थी। ये जितना काम कर रहे थे उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था, इनसे ज्यादा काम कराया जा रहा था। और रूस के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या आम बात थी। बेरोजगारी का मतलब, भाई आप काम करना चाहते हैं कि मैं एक लड़का हूं या फिर मैं एक लड़की हूं, मैं काम करने को तैयार हूं, काम ही नहीं मिल रहा। आप देखते हैं कि रूस के अंदर वहां पर फैक्ट्रियां थी, लोग फैक्ट्री में ज्यादा तौर पर काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री में इनका शोषण हो रहा था लोगों को काम करने की जरूरत थी लेकिन काम नहीं मिलता था। जो आप देखते थे कि जो रूस के अधिकतर शहर थे ना, वहां पर आपको क्या दिखता है कि जो वहां पर मकान थे वो अनियोजित तरीके से बना दिए थे। मजदूर आए गांव से और उन्होंने क्या करा, अपने कच्चे कच्चे घर बना लिए शहरों के अंदर। जिस शहरों के अंदर आप देखते हैं कि रूस के जो बड़े शहर थे वहां पर आप देखते हैं कि गंदगी की समस्या भी बढ़ गई थी। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि ये पूरा का पूरा हमारा रूसी समाज था, और इससे पहले हमने देखा था कि रूस के अंदर 3 प्रकार की सोच वाले लोग रहे थे। अब ये देखते हैं कि ये जो गरीब जनता रही थी, ये जो मजदूर लोग रहे थे, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, 15-15, 17-17 घंटे काम कर रहे थे, जितनी सैलरी इनको मिलनी चाहिए तो उतनी सैलरी इनको नहीं मिल रही थी, इनका जीवन बहुत ज्यादा परेशान था, जितने भी मजदूर थे। अब इनके लिए कौन से लोग आगे आएंगे? क्या रेडिकल लोग आगे आएंगे? क्या कंजर्वेटिव लोग आगे आएंगे? या फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे जो उदारवादी लोग हैं वो आगे आएंगे? उनको देखते हैं। आप देखते हैं कि ये जो लिबरल लोग हैं, लिबरल का मतलब क्या है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, लिबरल को ही हम लोग उदारवादी कहते हैं, जो बदलाव को पसंद करते हैं, है ना। तो ये जो आपके लिबरल यानी कि उदारवादी लोग थे और जो रेडिकल लोग थे, ये देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास क्या थे बच्चों, इनमें से ही ज्यादातर लोगों के पास संपत्तियां और फैक्ट्रियां थी, है ना। तो रूस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, रूस के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, उन फैक्ट्रियों के जो अधिकतर मालिक थे ना, उनकी सोच या तो वो लिबरल थे, यानी कि वो बदलाव को स्वीकार करना चाह रहे थे, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि या तो फिर वो रेडिकल थे जो महिलाओं को भी अधिकार दे रहे थे, है ना। तो रूस के अंदर जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, जो अलग अलग फैक्ट्रियों के मालिक थे, वहां पर आप लिबरल और रेडिकल दोनों प्रकार के लोगों को फैक्ट्री के मालिक के तौर पर देखते हैं। ये दोनों लोग, लिबरल लोग यानी कि उदारवादी लोग भी और रेडिकल लोग भी, ये चाहते थे कि ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण का मतलब कि जो कारखाने खुल रहे हैं, इससे हमारा तो फायदा हो रहा है मालिकों का, हमारे मजदूरों का भी फायदा हो। आप क्या देखते हैं कि अधिकतर जो फैक्ट्रियों के मालिक थे वो ये कोशिश कर रहे थे, जो लिबरल थे यानी कि जो उदारवादी थे और जो मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है रेडिकल थे, ये कोशिश कर रहे थे कि हमें तो फायदा हो रहा है, हम तो लाभ कमा रहे हैं, हमारे इस कारखाने के खुलने से हमारे मजदूरों को भी लाभ मिलना चाहिए। और वो इसीलिए क्या करते हैं, उनका मानना था कि जितने भी हमारे मजदूर हैं इनको एक अच्छा जीवन मिले, ये स्वस्थ तौर पर काम करें, इनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, है ना। किसी भी देश के विकास में आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है।
अब चाहे कोई व्यक्ति छोटा काम करे, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा काम करे, हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा योगदान देता है। तो रेडिकल लोगों और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो आपके लिबरल या फिर उदारवादी लोग थे, उनका भी यही मानना था कि मजदूर लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमें तो लाभ मिल रहा है, हमें इनके साथ भी अपने लाभ को बांटना चाहिए, है ना। तो कुछ लिबरल यानी कि कुछ उदारवादी और रेडिकल जो लोग थे, उनकी इच्छा थी कि क्या किया जाए, यूरोप के अंदर सन 1815 में बनने वाली हर तरह की सरकार समाप्त हो जाए, है ना। आप क्या देखते हैं, यहां पर बात हो रही है सन 1815 की, और सन 1815 के अंतर्गत आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर जितने भी सरकारें थी, कौन सी सरकारें, मुख्य तौर पर ये जो आपको राजाओं वाली सरकारें दिख रही थी, इसको ये लोग खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पुराने चीजों को पसंद नहीं करते थे। अब तक हमने ये देखा कि रूस के अंदर मुख्य तौर पर 3 प्रकार की सोच वाले ग्रुप थे। रेडिकल था, उसी के साथ हमने उदारवादियों को देखा और हमने रूढ़िवादियों को देखा। फिर हमने ये देखा कि रूस का अधिकतर समाज कारखानों में लगा हुआ था, लेकिन ये परेशान थे, इनका शोषण हो रहा था। लेकिन इन कारखानों के जो मालिक थे वो अधिकतर रेडिकल थे, या फिर आपको दिखता है कि लिबरल थे, जो अपने लोगों की मदद करना चाह रहे थे। अब क्या हुआ, देखिए यहां तक की सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। अब ना यूरोप के अंदर, पूरा का पूरा जो यूरोप महाद्वीप है, यहां पर एक प्रकार की सोच पैदा होती है। यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि एक प्रकार की सोच पैदा होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समाजवाद कहते हैं। आप यहां पर एक शब्द देखते हैं जिसे कहा जा रहा है समाजवाद। ये एक प्रकार की क्या, देखिए जिस भी हिंदी के शब्द के आगे, जिस भी हिंदी के शब्द के आखिर में आप वाद लिखा हुआ देखें, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सोच, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि विचारधारा, है ना, विचारधारा। अगर मैं कहता हूं गांधीवाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं कहता हूं गांधीवाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी की सोच या फिर गांधी जी की सोच मानने वाले लोग। अगर मैं कहता हूं नेहरूवाद, तो नेहरूवाद मतलब क्या हुआ, नेहरू जी की बातों को मानने वाले लोग या फिर नेहरू जी की सोच। ऐसे ही समाजवाद क्या हुआ, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग थे उनको समाजवादी कहा गया। क्या है ये समाजवाद, और ये समाजवाद कैसे यूरोप में पैदा हुआ, और फिर ये यूरोप से रूस कैसे पहुंचेगा, और फिर रूस के अंदर राजतंत्र को खत्म कर देगा, उसकी कहानी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। ये जो समाजवाद है ना दोस्तों, समाजवाद ये क्रांतिकारी आइडिया है भैया, ये एक ऐसी सोच है जो क्रांतिकारी है, जो रेवोल्यूशनरी है, यानी कि ये बदलाव लाना चाहती है। समाजवाद एक ऐसे प्रकार की सोच है जो दुनिया के अंदर, किसी देश के अंदर नहीं, जो दुनिया के अंदर बदलाव लाने की बात करती है। अच्छा, ये जो समाजवादी है ना, जितने भी समाजवाद के लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, इनका मानना है कि भैया निजी संपत्ति ही सारी समस्या की जड़ है। कि भैया आपको दिखता है कि किसी इलाके में, किसी देश में गरीबी है, किसी देश के अंदर आपको भुखमरी दिखती है, किसी देश के अंदर आपको बेरोजगारी दिखती है ना, किसी देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, किसी देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि वहां पर लूटपाट हो रही है। तो ये सारा क्यों हो रहा है, समाजवादियों का ये मानना है कि किसी भी देश के अंदर अगर गरीबी है, लोग गरीब हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग लूट रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने देश की जमीनों पर कब्जा कर लिया। देश की जमीनों पर, इलाके की जमीनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया और बाकी लोगों को भूमिहीन कर दिया। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो निजी संपत्ति है, समाजवादियों का ये मानना है कि इसी वजह से क्या हुआ है, हर प्रकार की समस्या है, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे आप देखें कि बेरोजगारी हो या फिर लूटपाट हो, इन सभी की वजह है निजी संपत्ति। और इसी की वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, संसाधनों पर कब्जा कर लिया। समाजवादियों का मानना है कि हमें निजी संपत्ति को खत्म कर देना है और हमें वर्ग विहीन समाज बनाना है, जिसके अंदर कोई अमीर गरीब नहीं होगा। ये जो अमीर गरीब है ना, इसी वजह से आप देखते हैं कि अमीरों ने गरीबों की जमीनों को छीन लिया और गरीबों के पास कुछ नहीं है। समाजवादियों का यह मानना था कि भाई जो गरीब लोग हैं ना, हमें उनका ध्यान रखना है और एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें गरीब अमीर का कोई अंतर ना हो, जहां पर सब समान, जहां पर सब समान हो। तो समाजवादी एक ऐसी सोच रखते थे जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त किया जाए, एक ऐसा देश बनाया जाए, एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें सबको समान अधिकार मिले, और वो वर्ग विहीन समाज बनाना चाह रहे थे। वर्ग विहीन समाज का मतलब ना तो कोई ऊंचा होगा, ना तो कोई नीचा होगा, ना तो कोई अमीर होगा, ना तो कोई गरीब होगा, ना तो कोई अपने आप को कहेगा कि हम भाई गोरे हैं तुम काले हो। वर्ग विहीन समाज होगा कि सबको समान लाने की बात आप देखते हैं कि समाजवादियों ने की। तो ये जो समाजवादी सोच है, ये आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर यूरोप के देशों में, यूरोप के जो अलग अलग देश हैं वहां पर पैदा होती है। अच्छा, ये जो समाजवादी थे,
इनको लगता था कि ये जो निजी संपत्ति है ना, यही समाज की सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ है। कि भाई आप देखें कि कोई देश गरीब क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने दूसरे लोगों की जो जमीन थी उन पे कब्जा कर लिया, वो गरीब रह गए। अब उनके पास काम नहीं है, तो आप देखते हैं कि उनके पास काम नहीं होने की वजह से उनके पास भूखमरी है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। किसी व्यक्ति की जमीन को कुछ ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया, तो जिस व्यक्ति की जमीन थी, वो जिस पर काम करता था, वो बेरोजगार हो गया। समाजवादियों का ये मानना था, और ये बिल्कुल सही तर्क कहीं ना कहीं बनता है, कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया और उन संसाधनों को अपनी प्रॉपर्टी कहने लगे, अपनी संपत्ति कहने लगे। इसी वजह से हमें समाज में हर प्रकार की समस्याएं दिख रही हैं, है ना। तो समाजवादियों का ये मानना था कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो अमीर अमीर लोग हैं, ये भाई सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। समाजवादियों का मानना था कि ये जो बड़े बड़े मुट्ठी भर लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास आप देखते हैं कि ये जो जमींदार हैं, ये जो आपको बड़े बड़े ताकतवर लोग दिखते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ अपनी ही संपत्ति को बढ़िया करना चाहते हैं। ये गरीबों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, ये गरीबों के विकास के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो अमीर लोग सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, ये गरीब जनता क्या है उसको दबाते रहते हैं और गरीब जनता के लिए कोई भी काम नहीं सोचते हैं। ये समाजवादियों का मानना रहा था। इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो समाजवादियों ने क्या किया बच्चों, ये तो सोच हमने देखी कि समाजवादी होते कौन है, समाजवादी किस विचारधारा को मानते हैं। समाजवादियों का यह मानना है भैया सारी जो परेशानियां हैं दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने दूसरे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और उसके बाद दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना लिया, अपने यहां पर काम कराने लगे। और इसी की वजह से सारी समस्याएं दुनिया के अंदर हो, चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य की कमी हो, ये सारे कारण आपने देखे। ये बेरोजगारी, ये सारे के सारे वजह जो थी, सारी समस्याओं की वजह निजी संपत्ति है। अब क्या होता है कि जो समाजवादी लोग थे, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के सिद्धांत पर भरोसा किया। अब ये समाज की अंदर इन्होंने परेशानी को तो देख लिया कि पूरे समाज के अंदर जो परेशानी है उसकी वजह है निजी संपत्ति। अब इस परेशानी का हल क्या है, परेशानी का हल आपको ये बता रहे हैं समाजवादी लोग। इन्होंने बताया कि भैया कोऑपरेटिव सहकारी पद्धति को लाया जाए। ये क्या होती है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को लगता था, है ना, कुछ लोगों को लगता था कि जो आम आदमी से बड़े स्तर के लोग हैं उन्हें कोऑपरेटिव बनाना संभव है ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या है दोस्तों, इसके लिए मदद मिलनी चाहिए। तो कोऑपरेटिव सहकारी संस्था का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक पूरा समाज है, इस पूरे समाज के अंदर कोई व्यक्ति मदद चाहता है कि भाई हमें ना थोड़ा पैसे की जरूरत है, हमें अपनी बिटिया का शादी करानी है, हमें थोड़े पैसे की जरूरत है, हमें अपना घर बनाना है, हमें थोड़ी जरूरत है, हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चे को आगे पढ़ाना है। तो अगर समाज के लोग ही एक दूसरे की समस्याओं को देखें और कोऑपरेट करें, मदद करें, तो समाजवादियों का मानना था कि इससे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और सरकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सरकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सरकार के आगे पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, जब हम लोग खुद ही एक दूसरे की मदद करेंगे। ये समाजवादियों का मानना था, वो सहकारी सिद्धांत कि भैया हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे या फिर एक पूरा समाज एक परेशान व्यक्ति की मदद करेगा तो समस्या का हल हो सकता है। अब यहां पर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो समाजवाद को, या फिर आप देखते हैं कि जो समाजवादी सोच थी इसको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स, जो सन 1818 से 1883 तक क्या रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। ये जो समाजवादी थे ना बच्चों, समाजवाद के अंदर अगर हम लोग देखेंगे जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, ये है बच्चों वो व्यक्ति कार्ल मार्क्स जी, ये है कार्ल मार्क्स जी। तो कार्ल मार्क्स जो थे बच्चों, ये बहुत बड़े समाजवादी हैं और इन्होंने ये कहा कि आप देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी मजदूर हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मजदूर हैं, चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया किसी और देश में हो, चाहे अमेरिका में हो, कार्ल मार्क्स जी का ये मानना था कि दुनिया के अंदर आप देखें कि जितने भी देश हैं वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कि हमें एक ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी मदद के लिए एक ऐसा ग्रुप हो जो उसकी मदद करे, कि लोग कुछ अपना अपना पैसा देकर उस व्यक्ति की मदद कर सके। तो कार्ल मार्क्स ने मुख्य तौर पर क्या कहा था कि हमें हर दुनिया के हर देश के अंदर जो मजदूर है ना, मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर सबसे ज्यादा परेशान होता है। भाई अमीर आदमी के पास पैसा है, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, गरीब के पास ही पैसे की कमी होती है। तो कार्ल मार्क्स ये समर्थन था कि दुनिया के हर मजदूर वाले इलाकों में हमें कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनानी होंगी। और इनका यह मानना था, मार्क्स को लगता था, कार्ल मार्क्स को यह लगता था कि ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का मतलब ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो सिर्फ पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, जिनको गरीबों के भले की कोई फिक्र नहीं है, इनसे क्या है बच्चों, इन्हीं से छुटकारा पाना सबसे आसान तरीका है ना। तो कार्ल मार्क्स जी का यह मानना था दोस्तों कि ये जो पूरे तौर पर
हर एक देश के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति की मदद मिल सके, हर एक मजदूर की मदद हो। और कार्ल मार्क्स जी का यह भी मानना था कि अगर हमें दुनिया की हर समस्या से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें निजी संपत्ति को खत्म करना होगा, हमें प्राइवेट संपत्ति को खत्म कर देना होगा, है ना। अच्छा, कार्ल मार्क्स के एक और साथी हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल। ये आपके सामने हमने फ्रेडरिक जी का चित्र रख दिया, ये कार्ल मार्क्स है, यहां पर आपको फ्रेडरिक एंगल्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो फ्रेडरिक एंगल्स थे ना, इन्होंने भी क्या किया बच्चों, इसी सिद्धांत का बहुत ज्यादा समर्थन किया। तो ये आपको दिखते हैं कि दो बड़े समाजवादी नेता जो दुनिया के अंदर इस समाजवादी सोच को आगे फैलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां से तो हमने देख लिया कि समाजवादी होते कौन है, ये किस प्रकार की विचारधारा को मानते हैं, ये किस प्रकार की दुनिया बनाना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ फिर हमने यहां तक ये भी देख लिया कि जो समाजवादी लोग थे इनके बड़े विचारक कौन थे, इनके बड़े सोच रखने वाले नेता या फिर विद्वान कौन थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो समाजवाद के जो समर्थक हैं, अब क्या होता है कि समाजवादी सोच सबसे पहले यूरोप में पैदा हुई, यूरोप के महाद्वीप में, यानी कि इंग्लैंड हुआ, आप देखते हैं कि बेल्जियम हुआ, जर्मनी हुआ, इन देशों के आसपास ये समाजवादी सोच पैदा होती है। और धीरे धीरे समाजवादी सोच के लोग, समाजवादी सोच के जो समर्थक थे, जो साथी थे, वो बढ़ने लगते हैं और फिर ये सोच रूस तक पहुंच जाती है और फिर रूस में तो भाई क्रांति हो जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। 1870 का दशक था, दशक का मतलब क्या हुआ, 1870 के 10 साल, है ना, यानी कि सन 1870 के अंदर हम लोग देखें कि यानी कि सन 1861 से 1870 का समय, 10 सालों के समूह को हम लोग दशक कहते हैं। तो 1870 का दशक था और इसके अंदर आप देखते हैं कि यही समय अवधि थी जब क्या होता है, ये जो समाजवाद था, ये जो समाजवादियों की विचारधारा थी कि निजी संपत्ति को खत्म करो, सब लोगों को आगे लेकर आओ, एक वर्ग विहीन समाज बनाओ, ये पूरे यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि ये समाजवादियों का जो विचार था या फिर ये जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। और आप देखते हैं कि लोग इस विचारधारा की ओर, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो इस विचारधारा की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं और फिर एक दुनिया में एक संस्था बनती है समाजवादियों के द्वारा। वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक लेवल पर आप देखते हैं कि एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है सेकंड इंटरनेशनल। क्या रखा जाता है दोस्तों, एक संस्था बनाई जाती है समाजवादियों के द्वारा जो दुनिया के अंदर क्या करती है, एक प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कि अगर कोई गरीब मजदूर मदद चाहता है तो वो सोसाइटी के सभी लोग क्या करेंगे, उस ग्रुप के सभी लोग उसकी मदद करेंगे। तो समाजवादियों की जो सोच थी ये 1870 के अंतर्गत आप देखते हैं कि फैलने लगती है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो सोच थी ये तेजी के साथ आगे बढ़ती है। और अब जो समाजवादी लोग थे ये क्या करते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, अच्छा, इंग्लैंड और जर्मनी, क्योंकि हमने बताया कि सबसे पहले समाजवाद यूरोप में ही पैदा हुआ था। आप देखते हैं कि जो इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर थे, इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपने संगठनों को बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों में भी जो इंग्लैंड के मजदूर थे उन्होंने अपना समूह बनाया, अपने अधिकारों को लेकर वो बात करने लगे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो जर्मनी के मजदूर थे उन्होंने भी अपने अधिकारों को लेकर बात करनी शुरू कर दी। और इन लोगों का ये कहना था कि भैया हमें क्या हो कि जिस तरीके से हमसे काम कराया जाता है उतना पैसा हमें मिले और जिस जगह पर हम लोग रहते हैं हमारी उस जगह को क्या किया जाए, बेहतर किया जाए। तो इंग्लैंड के और जर्मनी के जो मजदूर थे, आपको दिखता है कि वो बड़े लेवल पर अपने मालिकों से मांग करने लगे कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाए। और इन्हीं लोगों ने, ये जो इंग्लैंड के और जर्मनी के मजदूर थे, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना लिया, यानी कि खुद ही एक ग्रुप बना लिया। और अगर कोई मजदूर आपस में ही, इनका कोई साथी मजदूर मदद मांगता था तो ये क्या किया करते थे, उसकी मदद भी उसी फंड से कर दिया करते थे। कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई मजदूर परेशान है, तो उसकी मदद भी उस कोऑपरेटिव से उस रकम से कर दिया करते थे। ये जो इंग्लैंड और जर्मनी के हमारे मजदूर थे, इन्होंने ये मांग की जो हमसे इतने 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता है, ये कम किया जाए, काम के घंटे निर्धारित किया जाए और क्या किया जाए, हमें ना वोट देने का अधिकार दिया जाए। पहले समय के अंदर अगर आप इंग्लैंड में, जर्मनी में देखें, जो वोट देने का अधिकार था सिर्फ अमीर पुरुषों के पास था, महिलाओं के पास तो था ही नहीं, और गरीब लोगों में भी पुरुषों के पास नहीं था। तो पुरुष जो थे, मजदूर और किसान, ये डिमांड कर रहे थे कि जो हमारे काम के धंधे हैं निर्धारित हों और हमें वोट देने का अधिकार मिले। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि अब जर्मनी की अगर बात की जाए, इंग्लैंड के अंदर तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा था कि लोग मदद कर रहे थे, काम के घंटों को लेकर क्या हो रहे थे, विरोध कर रहे थे। वहीं जर्मनी देश की बात की जाए तो वहां पर क्या किया जाता है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SPD, ये एक पार्टी बनती है ना। ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, ये समाजवादी विचारधारा से ही एक
राजनीतिक दल बनकर आगे आता है। और ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एक ऐसी राजनीतिक दल है जो ये मांग करता है कि भाई दुनिया के अंदर एक वर्ग विहीन समाज बने, जहां पर सबको साथ चलने का अवसर मिले, है ना। और आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये चुनाव भी लड़ते हैं, जर्मनी के चुनाव में भी ये खड़े होते हैं एसपीडी लोग। और उसके बाद आप देखते हैं कि सन 1905 में आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर भी मजदूरों की एक पार्टी लेबर पार्टी बनती है। और फ्रांस के अंदर भी आप देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा से सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये जो आपकी समाजवादी विचारधारा थी, ये यूरोप के बड़े देशों जैसा इंग्लैंड है, जैसा जर्मनी है, यहां पर पहुंचती है। इंग्लैंड के अंदर जो मजदूर थे वो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जर्मनी के अंदर तो एक राजनीतिक ग्रुप ही बन जाता है, पॉलिटिकल ग्रुप बन जाता है जिसे एसपीडी कहा जाता है। और उसके बाद ब्रिटेन में आगे चलते चलते सन 1909 में एक राजनीतिक दल बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आपकी सोच रही थी समाजवादियों की, ये धीरे धीरे कहां से, यूरोप से एक दूसरे क्षेत्र रूस की तरफ चलती है। और फिर रूस के अंदर यहां पर सबसे बड़ा बदलाव होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने सबसे पहले यह देखा था कि रूस के अंदर जो लोग थे क्रांति से पहले के, वो किस प्रकार की सोचों को रखा करते थे। फिर हमने ये देखा कि वो किस प्रकार के काम को करा करते थे। फिर हमने देखा कि ये समाजवादी होते कौन है, समाजवादियों के समर्थक करने वाले बड़े नेता कौन है, और ये समाजवादियों की सोच यूरोप में किन किन देशों में फैली वो देखा। अब यहां से हम लोग देखेंगे रूस के बारे में, है ना। अब यहां से हम लोग रूस की कहानी को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसानी के साथ, बहुत रोचकता के साथ आपको इस टॉपिक को देखना है। बात हो रही है सन 1917 की, फरवरी का महीना था। और यहां पर क्या होता है कि राजतंत्र के खात्मे को लेकर क्या होता है, अक्टूबर के महीने तक क्या हो जाता है बच्चों, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक साल 1917 में क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि रूस के अंदर क्रांति होती है। और ये 2 महीनों में होती है, एक तो अक्टूबर के महीने में होती है, पहली कोशिश होती है फरवरी में, और फिर एक और कोशिश होती है अक्टूबर में। जैसे आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, वैसे ही आप देखते हैं कि जो रूस की क्रांति थी वो साल 1917 में हुई थी, और 17 के 2 महीनों में हुई थी, फरवरी में हुई थी और अक्टूबर के महीनों में हुई थी। तो आप देखते हैं कि दो बड़े महीनों में आप देखते हैं कि इस क्रांति को हुआ, और इसी को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये जो रूसी क्रांति थी, आप देखते हैं कि इसी को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्रांति रूस के अंदर हो रही है, क्रांति का मतलब होता है राजा को हटाना, शासक को हटाना, परिवर्तन करना। कोई ना कोई तो राजा रहा होगा, कोई ना कोई तो शासक रहा होगा। जी हां दोस्तों, आप देखते हैं कि सन 1914 की अगर बात की जाए, उस समय जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अगर आपको याद होगा, है ना, प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 तक चला है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि साल 1914 में जो रूस था उस पर एक राजा का राज था जिसको कहा जाता था जार निकोलस द्वितीय। ये था वो राजा दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय। आप देख पा रहे हैं ये साल 1914 में रूस का शासक हुआ करता था। और अगर हम रूस को देखें ना, तो रूस उस समय भाई बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इसे रूसी साम्राज्य कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? आज का जो आपका फिनलैंड हुआ, लटाविया हुआ, लुथियाना हुआ, एस्टोनिया हुआ, पोलैंड हुआ, बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सभी जो इलाके थे, ये कहां आते थे दोस्तों? ये सभी रशियन फेडरेशन या फिर रशियन साम्राज्य के अंदर आते थे, है ना। तो ये पीला पीला जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा आप देखते थे कि ये रशियन साम्राज्य कहलाया करता था। इसी के अंदर आप देखते थे कि पोलैंड था, इसी के अंदर यूक्रेन था, इसी के अंदर आप देखते थे कि बेलारूस वगैरह हुआ करते थे। और ये इतना बड़ा था कि ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये आपका यहाँ पर ब्लैक सी था, काला सागर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैस्पियन सागर, और ये आपका यहाँ पर प्रशांत महासागर। तो आप देखते थे कि रशियन फेडरेशन जो था, जो पूरा रूसी साम्राज्य था, साल 1914 के समय एक बहुत बड़ा इलाका था। आज के समय के बहुत सारे देश इसके अंदर आया करते थे, है ना। उसी के साथ आप देखते हैं कि जॉर्जिया हुआ, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी देश भी क्या थे बच्चों? ये सभी देश भी इसी के अंतर्गत आया करते थे। तो जॉर्जिया हुआ, अजरबैजान हुआ, अर्मेनिया हुआ, ये सभी देश भी आपको रशियन फेडरेशन के अंदर ही दिखा करते थे, है ना। तो यहां तक तो हमने देखा कि रूस के अंदर राजा कौन था? जार निकोलस सेकंड। और रूस का साम्राज्य कितना बड़ा था? आज के अधिकतर जो मध्य हमारे एशिया के देश हैं वो सभी रूस के साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। अच्छा, रूस के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो वहां का ये साम्राज्य रहा था, है ना, वहां पर आप देखते थे कि वहां पर जो लोग थे ना, वो कौन से धर्म को मानते थे?
वो थे दोस्तों ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का मतलब पुरानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग वहां पर रहा करते थे। आप देखते थे कि जो रूस के अंदर लोग थे वो ईसाई धर्म को माना करते थे और पुरानी विचारधारा जो थी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि रूस के अंदर जो अधिकतर लोग थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हुआ करते थे जो पुरानी ईसाई धर्म को माना करते थे, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि यहां पर कैथोलिक लोग भी रहा करते थे और प्रोटेस्टेंट लोग भी। अब ये कैथोलिक लोग कौन होते हैं? देखिए ईसाई धर्म के अंदर आप देखते हैं कि दो भाग बन जाते हैं। ईसाई धर्म के अंदर आप देखते हैं कि दो भाग बन जाते हैं। एक को कैथोलिक कहा जाता है, तो कैथोलिक ईसाई भी यहां रहा करते थे और प्रोटेस्टेंट ईसाई भी रूस के अंदर रहा करते थे। पुरानी ईसाई जो पुरानी विचारधारा मानते थे ईसाई धर्म की, वो भी जो कैथोलिक विचारधारा मानते थे वो भी रूस में रहते थे। प्रोटेस्टेंट विचारधारा मानने वाले ईसाई भी रूस में रहते थे, मुसलमान भी रहते थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग रहते थे। तो आप देख रहे थे कि अधिकतर अलग अलग धर्मों के लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग वहां पर रहा करते थे। फिर क्या होता है, अब आगे की बातचीत देखते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं मुख्य तौर पर कि सन 1900 के आसपास, है ना, कि 20वीं सदी की जब शुरुआत हो रही थी, यानी कि सन 1900 की शुरुआत हो रही थी, उस समय हम लोग देखेंगे जो हमारा रूसी साम्राज्य था ना, इसकी अधिकतर जो जनसंख्या थी वो खेतीबाड़ी में लगी हुई थी। कितनी प्रतिशत? सन 1900 के आसपास अगर हम लोग रूस की जनसंख्या को देखें कि रूस के लोग क्या करते थे, तो हम ये देखते हैं कि रूस के अंदर सन 1900 के आसपास लगभग 85% जनसंख्या क्या कर रही थी दोस्तों, रूस के अंदर आप देख पा रहे थे कि वो खेती का काम कर रही थी। 85% जनसंख्या खेती का काम करती थी। लेकिन रूस के सिर्फ दो ही शहर थे। कौन कौन से दोस्तों? एक था आपका सेंट पीटर्सबर्ग और एक था मॉस्को। ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग शहर और ये है आपका मॉस्को शहर। रूस में अधिकतर जो शहर थे और अधिकतर जो लोग थे, 85% लोग, यानी कि हर 100 में से 85 लोग खेती का काम करते थे रूस में सन 1900 के आसपास। लेकिन सिर्फ दो शहर थे रूस के। कौन कौन से शहर दोस्तों? एक था आपका सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। यहां पर आप देखते थे कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां दिखा करती थी। तो देश की 85% जनसंख्या खेती कर रही है और 15% जनसंख्या फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करती थी। और फैक्ट्री की मजदूरी की जो आपके कारखाने थे वो दो शहरों में थे, मॉस्को और उसी के साथ सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर आप देखा करते थे। अच्छा, ये जो अधिकतर कारखाने खुले थे ये आपको 1890 के आसपास के इलाके में, 1890 के समय के आसपास खुलते हुए दिखे थे, है ना। और आप देखते थे कि ये शुरुआत का रूसी आपका क्या दिखता था, जो रूस का समाज था, जो रूस की अर्थव्यवस्था थी, कि रूस देश चलता कैसे था सन 1900 के आसपास, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि अधिकतर लोग खेती कर रहे थे। वहीं पर 15% लोग मुख्य तौर पर आपको दिखता था कि वो लोग क्या किया कर रहे थे, वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। अच्छा, ये जो अधिकतर कारखाने थे, आप देख रहे हैं कि ये जो अधिकतर कारखाने रूस के अंदर थे ना, ये निजी लोगों के अधीन थे। क्या थे बच्चों? के जो अधिकतर कारखाने थे, जो आपको सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो शहर के अंदर दिख रहे थे, अधिकतर ये जो कारखाने थे ये सरकारी कारखाने नहीं थे, ये अमीर लोगों ने अपने आप खोले हुए थे, है ना। आप देखते थे कि जो रूस के अंदर ये कारखाने थे ये अमीर लोगों के द्वारा ही खोले गए थे। और इन आप देखते थे कि जो बड़े कारखाने थे, है ना, बड़े कारखाने थे, जो सरकार थी, जो राजा था, उन बड़े कारखानों पर तो नजर रखता था, है ना, कि भैया कितनी मजदूरी मिले ये तय हुआ था, काम के घंटे क्या है, ये सब जो नियम बनाए हुए थे। आप देखते हैं कि रूस के अंदर जो बड़े कारखाने थे उन पर राजा और राजा के अधिकारी नजर रखते थे कि भाई इनसे 10 घंटे काम करवा लेना, ये नियम बना हुआ था, और इनको इतनी मजदूरी दे देना, ये वाला नियम भी आप देखते हैं कि रूस के बड़े कारखानों पर बना हुआ था। लेकिन नियम बने हुए थे, लेकिन इन नियमों को आसानी से तोड़ा जाता था। नियम थे, रूल्स बने हुए थे, लेकिन इन रूल्स को माना नहीं जाता था। मजदूरों से काम कराया जाता था, चाहे बड़े कारखाने हो या फिर छोटे कारखाने हो, नियम बने हुए थे। राजा ने नियम बनाया था, लेकिन वो उस नियम को सही से लागू नहीं कर रहा था। राजा के अधिकारी सही तरीके से लागू नहीं करा रहे थे। अधिकारी लोग अमीर लोगों के साथ मिलकर मजदूरों का शोषण कर रहे थे। तो आप देखते थे कि एक एक मजदूर से लगभग 15-15 घंटों तक काम कराया जाता था। भाई 15-15 घंटों तक मजदूरों से काम करा रहे थे, और मजदूरों को रहने के लिए आप देखते हैं कि जो कमरे दिए गए थे वो भी बहुत ज्यादा गंदे थे। इतने ज्यादा गंदे थे कि आप 15 घंटे की मेहनत कर जब अपने कमरे में आते हैं तो आपको नींद ही नहीं आती। बहुत बुरा हाल आप देखते हैं कि लोगों का था। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें कि जो हमारा पूरा का पूरा रूस है, यहां पर जो मजदूर थे, मजदूरों में भी आपको क्या दिखता है बच्चों? अलग अलग समूह दिख जाते हैं रूस के अंदर। ये जो आपके लोग थे, जो मजदूर थे, आपने देखा ना कि 15% जो लोग थे रूस के अंदर, वो क्या कर रहे थे दोस्तों? वो मुख्य तौर पर क्या कर रहे थे? वो मजदूरी कर रहे थे।
अच्छा, मजदूरों के अंदर भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी थी। इनसे 15-15 घंटे काम करा रहे थे, इनको रहने के लिए अच्छा घर नहीं दे रहे थे, नियम थे लेकिन इन नियमों को लागू नहीं किया गया था। आप देखते हैं कि जो मजदूर थे जिनसे आप देखते थे कि 15-15 घंटे काम करा रहे थे, इनके अंदर भी कुछ कैटेगरीज थी, अलग अलग कैटेगरी के मजदूर आपको रूस में दिखते थे। कुछ ऐसे थे जो आप देखते थे कि जो मूल गांव से, जो रूस के ग्रामीण इलाकों से आए थे और फिर हमेशा के लिए ही शहर में आकर बस गए थे। कुछ तो ऐसे रूस के अंदर आपको मजदूर दिखा करते थे। पहले तो ये थे कि जो गांव से हमेशा के छोड़ छाड़कर अपने इलाकों को हमेशा के लिए शहर में आ गए और यहां पर मजदूरी करने लगे। एक तो ये ग्रुप आपको दिखता था। उसी के साथ आप देखते थे कि कुशलता के आधार पर कि काम कौन कितना बेहतर कर सकता है ना। रूस के अंदर काम कोई मजदूर कितना बेहतर कर सकता है, उसके आधार पर भी क्या किया गया था, कैटेगरी बना दी गई थी रूस के अंदर, है ना। और आप देखते थे कि जो सबसे बेहतरीन काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे ना, सबसे बेहतरीन काम करने वाले, उनको क्या कहा जाता था बच्चों, उनको अलग प्रकार की पोशाक दी जाती थी, है ना। जो सबसे बेहतरीन काम करते थे वो धातुकर्मी थे। धातुकर्मी मतलब कि जो चीजों को पीट पीट कर, जो आपके जो लोहा होता है या फिर जो दूसरा खनिज होता है, उसको पीट पीट कर नई शेप बनाया करते थे। उन मजदूरों को बहुत अच्छी श्रेणी का मजदूर माना जाता था और ऐसे मजदूर दूसरे मजदूरों से थोड़े अलग कपड़े उनको दिए जाते थे पहनने के लिए, उनको थोड़ा बहुत सम्मान दे दिया जाता था। लेकिन देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो रूस का हर एक मजदूर, चाहे वो गांव से शहर आया हो, चाहे वो अच्छी कैटेगरी का काम करने वाला हो, चाहे वो बेकार कैटेगरी का काम करने वाला हो, सबके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वहीं अगर बात की जाए 85% जो किसान थे उनका क्या हाल चाल था, वो देखते हैं कि अगर हम रूस के अंदर जो हमारे किसान भाई थे इनको देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गांव में अधिकतर जमीन थी ना, उस पर किसान ही खेती किया करते थे। तो रूस के अंदर जो अधिकतर किसान थे वही क्या किया करते थे, गांव के अंदर खेती किया करते थे। आप देखते थे कि किसानों से खेती कराई जा रही थी। किसान जो लोग थे ये गांव के अंदर रहते थे और खेती करते थे, लेकिन इन खेतों के इन क्षेत्रों के, इन खेतों के मालिक किसान नहीं थे। किसानों से खेती कराई जा रही है, लेकिन इन खेतों के मालिक कौन थे बच्चों, राजा था। या फिर आप देखते हैं कि राजा ने चर्च को बना दिया था मालिक, के चर्च को दे दी कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो चर्च के लोग किसानों से खेती करा रहे हैं। वहीं आपको दिखता है कि कुछ कुछ गांवों के अंदर जमींदार थे। सामंत का मतलब होता है जमींदार, कि किसानों से खेती तो कराई जा रही है लेकिन आप देखते हैं कि इनको जमीन का मालिक नहीं बनाया गया था। आप देखते थे कि जो जमींदार लोग थे ये क्या किया करते थे बच्चों, ये किसानों को बहुत अपमानित किया करते थे और किसान लोग भी थे वो इन जमींदारों की कोई इज्जत नहीं करते थे। भाई तुम इनको परेशान करोगे, इनका शोषण करोगे तो क्या आप देखते हैं कि ये जो जमींदार लोग हैं वो उनका सम्मान करेंगे। तो जो किसान थे रूस के अंदर वो आपको दिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। काम तो इनसे हो रहा था, मजदूर भी परेशान थे और आपको दिखता है कि किसान भी परेशान थे, काम इनसे हो रहा था लेकिन इनको जमीन का मालिक नहीं बनाया गया था। और आप देखते हैं कि ये लोग भी फिर इन जो जमींदार थे इनका सम्मान नहीं किया करते थे। अब देखिए यहां पर आपने जरूर देखा होगा, एक शब्द मैंने आपके सामने रखा था कि जो रूस का राजा था उसका नाम था जार निकोलस। याद है आपको, मैंने बोला था ना रूस का जो राजा था उसका नाम था जार। जार का मतलब क्या होता है दोस्तों, जार का मतलब होता है राजा, है ना। रशियन लैंग्वेज में जार को राजा कहा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि जो राजा था ना, राजा जो जार था, भाई इसको क्या था, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये तो कह रहा था कि जनता परेशान है तो परेशान होने दो, सन्नू की, है ना। राजा इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा था। तो जो ये जमींदार लोग थे, चर्च के लोग थे और राजा था, ये भी किसानों को लूट रहा था। राजा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, वो तो बस किसानों से जो टैक्स था वो लेता रहता था और अपने हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाता रहता था और उसे जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। तो रूस के अंदर मजदूर लोग भी परेशान हैं जो 15% हैं, और रूस के अंदर ये जो 85% आपको किसान दिख रहे हैं ये भी परेशान है। इनसे खेती कराई जा रही है लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि रूस के ये जो किसान थे ना, ये जो किसान लोग थे, इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें जमीन चाहिए। भाई हम खेती करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पसीना इसमें क्या करते हैं अपना डालते हैं, हम फसल उगाते हैं। तो रूस के जो किसान थे उनके दिमाग में यह ख्याल आने लगा कि हमें क्या करना होगा, हमें जमीन का मालिक बनना होगा। और ये जो किसान थे ना, इनसे जो लगान लिया जाता था, है ना, क्या करने लगे, जो किसानों के दिल में गुस्सा भर गया। और ये जो जमींदार लोग थे जो राजा के ऑर्डर से किसानों से पैसे लेते थे, पैसे वसूलते थे, किसानों में एकदम गुस्सा आ गया। आप देखते हैं तो इन किसानों ने क्या कर दिया, बहुत से जमींदारों की हत्या कर दी। बहुत से जो जमींदार थे जो उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई मुख्य तौर पर। और आप देखते हैं कि फिर साल आता है 1902। साल 1902 के अंदर आप देखते हैं कि पूरे रूस के जो दक्षिणी भाग था वहां पर बड़े हिस्से में आप देखते हैं कि रूस के अंदर क्या होता है दोस्तों, हत्याएं की जाती हैं। रूस के अंदर हत्याएं की जाती हैं।
और फिर ऐसा करते करते आ जाता है साल 1905, और साल 1905 आते आते आप देखते हैं कि रूस के अंदर किसानों के द्वारा जमींदारों की हत्याएं करने की बात बहुत सामान्य हो जाती है। बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि रूस के लोग, जो रूस के किसान थे, वो जमींदारों की क्या करते हैं दोस्तों, हत्या करते हैं, है ना। अब आगे की बातचीत देखते हैं कि आगे का क्या पूरा का पूरा खेल चलता है और आगे की कहानी क्या होती है। ये जो रूस के जो किसान रहे थे, जो 85% थे बेचारे, जिनसे काम कराया जाता था लेकिन इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, ये क्या करते थे, ये अपनी जमीन क्यूमन को सौंप दिया करते थे। ये क्यूमन कौन था दोस्तों, ये क्यूमन एक प्रकार से राजा के द्वारा अपॉइंट किया गया था। राजा ने एक व्यक्ति को, एक पद है ना, जिसे क्यूमन या फिर मीर कहा जाता है। ये जो क्यूमन था ना दोस्तों, क्यूमन, ये जरूरत के हिसाब से क्या कर दिया करता था, जो जमीन थी, क्योंकि जनता विरोध कर रही थी कि भाई हमें जमीन का मालिक बनाए, तो एक नया आइडिया आता है रूस के अंदर। आप क्या देखते हैं, इस नए आइडिया के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक नया पद बनाया जाता है रूस में, जिसे क्यूमन कहा जाता है। ये जो क्यूमन था, ये क्या करता है, ये जरूरत के हिसाब से, कि भैया आप देखते हैं कि एक परिवार है, पांच लोगों का, इसको जरूरत है खेती करने की, तो ये क्यूमन क्या कर दिया करता था, गांव के लोगों में ही, परिवार के लोगों में ही जमीन को बांटा करता था। और इस तरीके से आप देखते थे कि जो रूस के किसान और जमींदार लोग थे, उनके बीच में जो विवाद चल रहा था, उसको आप देखते हैं कि ये क्यूमन के जरिए क्या किया गया दोस्तों, खत्म करने की कोशिश की गई। क्या सच में ये परेशानी खत्म होती है? क्या सच में क्यूमन जो था, या फिर जो ये राजा ने थोड़ा बहुत बदलाव किया था, इससे जो किसान थे और जो मजदूर बेचारे थे, उनको संतुष्टि मिलती है? इसको देखेंगे अपनी अगली क्लास में कि क्या होगा। क्या जार निकोलस को हटा दिया जाएगा? क्या ये जो जनता है, जो मजदूर है, जो परेशान है 15%, और जो ये किसान है 85%, जिन दोनों का शोषण हो रहा है, ये राजा के साथ क्या करेंगे? और ये जो समाजवादी लोगों के बारे में हमने पढ़ा था, समाजवादी सोच के बारे में, ये कैसे रूस के अंदर आएगी? ये जो समाजवादी लोग हैं ना, जो कहते हैं कि मजदूरों को एक होना होगा, किसानों को एक होना होगा, समाजवादी लोग आ जाएंगे, समाजवादी सोच आ जाएगी रूस के अंदर और ये परिवर्तन कर देगी। जार निकोलस की कहानी आप देखते हैं कि आगे खत्म होते हुए आपको दिखेगी। आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने लिबरल लोग कौन होते हैं, रेडिकल लोग कौन होते हैं, कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं, औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ा। उसी के साथ हम लोगों ने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर यह भी जाना कि आपका जो समाजवाद होता है वो क्या होता है, समाजवाद यूरोप से कैसे पनपा, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो सन 1900 के आसपास का रूस का समाज था वो कैसे था, उसको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने अब क्विज के कुछ क्वेश्चंस आएंगे एक एक कर, और आप सभी लोग उन क्विज के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि यूरोप के जो अतिवादी थे, जो रेडिकल लोग थे, वो किसके विरोधी थे, है ना। रेडिकल लोग किस बात के विरोधी थे, ये आपको बताना है। निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के, महिलाओं को मताधिकार देने के ये विरोधी थे, या फिर बहुमत जनसंख्या की सरकार के। रेडिकल लोगों को एक बात पसंद नहीं थी कि भाई, रेडिकल लोगों का मानना था कि एक वजह है जिसकी वजह से पूरा समाज परेशान हो रहा है, आपको उसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया, है ना। जब रूस की क्रांति, जब ये आप देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये जो यूरोप के लोग थे, इनकी सोचों में कुछ परिवर्तन आया था। कंजर्वेटिव लोगों में, रूढ़िवादियों में क्या परिवर्तन आया था? 4 ऑप्शंस हैं, आप सही ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला सवाल, औद्योगिकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? आप देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा कारखाने खुल गए पूरे रूस के अंदर, तो उससे क्या परेशानियां आपको पैदा होती हुई दिखी थी, ये पूछा जा रहा है। घर की समस्या हुई, आवास मतलब घर, बेरोजगारी, साफ सफाई, या फिर उपरोक्त सभी। एक आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं सदी के पहले जो ये औद्योगिकरण के कारण आप देखते हैं कि जो समाज था, इसके सामने यूरोप के अंदर, यहां पर क्या है दोस्तों, ये यूरोप है, इसे सही कर लीजिए, है ना जी। 19वीं सदी के पहले, है ना, पूर्वार्ध का मतलब हुआ पहले, जो औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था, ये पूछना है। लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या नहीं था, ये आपको बताना है। क्या मुद्दा, जो वहां की गरीब जनसंख्या मजदूर थे, उनके लिए क्या बड़ा मुद्दा नहीं था, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमने अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को किया। सबसे पहले
यूरोप के जो अतिवादी थे या फिर रेडिकल लोग थे, ये किस बात के पूरे विरोधी थे? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के विरोधी थे। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही सारी समस्याएं समाज में मौजूद हैं। अगला सवाल, यूरोप के जो रूढ़िवादी लोग थे, जो बदलाव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भैया फ्रांस की क्रांति हो गई, किसमें? सन 1789 में, तो इनको समझ में आया कि भैया ये जो बदलाव है ना, ये जरूर होता है, समाज परिवर्तित होता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, बदलाव हो, लेकिन वो धीरे धीरे गति से हो, धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। ऑप्शन डी यहां पर सही बनता है। अगला सवाल, ये जो औद्योगिकरण हुआ, यानी कि फैक्ट्रियां खुली, कारखाने खुले, इससे क्या क्या समस्याएं हुई? लोगों को घर बनाने में परेशानी हुई। जी हाँ, घर कच्चे कच्चे बनने लगे, शहर गंदा होने लगा, बेरोजगारी, लोगों के पास काम नहीं था। तो ये सभी समस्याएं आपको दिखती हैं औद्योगिकरण की वजह से। अगला सवाल, 19वीं सदी से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय के अंदर जो यूरोप के आपको दिखते हैं, समाज दिखते हैं, उनमें क्या परेशानियां थी? भैया वहां के जो मजदूर थे उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था और उन्हें कम पैसा मिलता था, बिल्कुल ये परेशानी थी। लोगों को काम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सही बात थी। जिनको काम मिलता था उनसे ज्यादा काम कराते थे और कुछ को काम मिलता भी नहीं था। लोगों के पास घर नहीं थे और उनके पास पीने की सही पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा है ना, शिक्षा कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा उस समय नहीं था। लोग शिक्षा की तरफ ज्यादा क्या थे, आकर्षित नहीं थे। ऑप्शन सी यहां पर सही बनता है, ये बड़ा मुद्दा नहीं था। तो ये तो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे। आपके होमवर्क के क्वेश्चंस क्या होंगे दोस्तों? आपके होमवर्क के क्वेश्चंस आपको आपके होमवर्क की जो ऐप है वहां पर इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में यहां पर तो हम लोगों ने देख लिया कि रूस की कहानी क्या थी, कौन उसका राजा था, आगे की कहानी क्या होती है। अब देखेंगे कि रूस में ना समाजवाद आ जाएगा, समाजवादी विचारधारा आ जाएगी, और जो रूस का ये शासक है जार निकोलस, इसकी कहानी कैसे खत्म होगी ये देखेंगे। हमने देखा था कि रूस में सन 1917 में क्रांति की बात की गई, 2 महीनों में की गई। एक तो फरवरी में की गई थी और हमें पता है कि एक अक्टूबर में की गई थी। लेकिन रूस के अंदर एक और क्रांति का प्रयास हुआ था जो असफल हो गया, तो जो सफल नहीं था, जो 1905 में हुई थी, उसकी कहानी को पढ़ेंगे कि वो क्या कहानी थी। और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई साल 1914 से साल 1918 में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसकी वजह से आप देखते हैं कि रूस में क्रांति कैसे हुई। ये अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी आज की इस क्लास में हमने इस चैप्टर की बुनियादी बातों को आपके सामने रखा है। अगली क्लास में इन टॉपिक्स को करेंगे कंटिन्यू। तब तक आप लोग अपना